नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 1। जन्मभूमि से जज बनने की डगर। पापा, आपने अपने जीवन में किया ही क्या है, खासकर हमारे लिए। ये जब नीरज ने अपने पापा श्री रवि बचान से कहा तो रवि का मन अत्यंत दुखी हो गया। श्री रवि जज थे और अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष न्यायिक निर्णय फैसलों के लिए जाने जाते थे। श्री रवि जी के एक पुत्र नीरज और एक पुत्री त्रिशा थे। नीरज ने LLB और त्रिशा ने MBA करके किसी बड़े बैंक में अच्छे पद पर थे। श्री रवि अभी लगभग 10 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। नीरज त्रिशा से छोटे थे और LLB के बाद अपना करियर तलाश रहे थे। श्री रवि की पत्नी नियारा भी स्टेट ज्यूडिशरी में सर्विस करती थी, परंतु त्रिशा के आने के बाद करियर छोड़कर सफल गृहिणी बन गई थी। नीरज और त्रिशा का उनकी मां ने अच्छे से पालन पोषण किया था, परंतु वो सदैव अपने पिता श्री रवि को बच्चों के सामने लगभग सदा टीका टिप्पणी में विलेन प्रस्तुत करती रहती थी। तुम्हारे पिता घर के लिए करते ही क्या हैं? अपने भाइयों बहनों, उनके बच्चों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, सदा उनके गुणगान करते हैं। मुझे और मेरे बच्चों के लिए क्या करते हैं? डांटते हैं या हमेशा अभावों में रखते हैं। हालांकि ये सब पूर्ण रूप से सत्य नहीं था, फिर भी बच्चों के मन में माँ ही अच्छी है, पापा तो बस। और इन्हीं बातों की प्रतिध्वनि रवि जी को आज देखने को मिली जब नीरज ने अपने पापा श्री रवि को पहली बार अनादर के साथ कहा, पापा, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? श्री रवि अवाक रह गए ये सुनकर, बोले कुछ नहीं। पत्नी जो पास ही खड़ी सब सुन रही थी की ओर देखा, कुछ क्षण खड़े रहे और फिर चुपचाप कोर्ट चले गए। पिता का मन ऐसा सुनकर विचलित होना स्वाभाविक है, पर श्री रवि कोर्ट जाते हुए रास्ते में यही सोचते रहे कि गलती कहाँ हो गई। उनके पुत्र का ये पूछना, कहना, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, अंदर तक साल गया था। उन्होंने तो अपने बच्चों के पालन पोषण में अपने सामर्थ्य के अनुसार कमी नहीं की, और नीरज की अपने पापा से क्या आकांक्षाएं रह गई जो पूरी नहीं हो पाई। सोचते सोचते श्री रवि कोर्ट पहुंच गए और अपने चैम्बर में पहुंच गए। कुछ समय बैठने के कोर्ट रूम में आ गए। आज उनके कोर्ट में एक ऐसा केस आया था जिसमें एक व्यक्ति ने अपने बेटे बहू के खिलाफ न्याय मांगने का केस किया था, जो बूढ़े पिता को उसके स्वयं के घर से बेघर कर रहे थे और पिता की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। दोनों पिता पुत्र के अधिवक्ता दलीलें दे रहे थे, बहस कर रहे थे और श्री रवि सुन रहे थे और बीच बीच में अधिवक्ताओं से कभी कभी सवाल भी कर रहे थे। श्री रवि देख रहे थे कोर्ट रूम में वादी के बहू बेटे दोनों पिता की ओर कुटिलता से देख रहे थे और पिता दयनीय गंभीर मुद्रा में बैठे थे। आज श्री रवि इस केस में इतने तल्लीन लग रहे थे कि मानो केस पूरा करके निर्णय आज ही करेंगे, पर ऐसा नहीं किया। कोर्ट एडजर्न हो गया और केस की अगली तारीख फिक्स हो गई, 1 महीने बाद की। आज एक बात जरूर हुई, श्री रवि ने भोजन अवकाश में लंच नहीं किया था और गंभीर मुद्रा में मन में कुछ मनन करने लगे। कोर्ट से फ्री होकर श्री रवि घर आ गए, मन में यही सवाल लिए, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? ड्राइंग रूम में बैठ गए। नौकर पानी लेकर आया और ग्लास रखकर चला गया। पत्नी उनके पास आकर बैठते उनकी ओर देखते हुए बोली, उदास लग रहे हो, कोर्ट में कुछ हुआ क्या? श्री रवि ने पत्नी को देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्री रवि आज सुबह से अपने पुत्र नीरज की इस बात से परेशान थे। जब नीरज ने पिता से मारुति कार खरीदकर देने की मांग की थी और पिता ने तुरंत खरीद पाने में असमर्थता बताई। नीरज का सोचना था उनके पिता जिला जज हैं सालों से और एक मारुति कार नहीं दिला सकते, जबकि उनके अधीनस्थ जजों के बच्चे बड़ी बड़ी कार रखते हैं और उसे लगता है उसे मुंह चिढ़ाकर चलते हैं। नीरज ने पिता का तिरस्कार किया, उपहास के साथ कहा था, आपने अपने जीवन में किया ही क्या है, खासकर हमारे लिए। जब ये बात हो रही थी तो वो अवाक खड़े थे और सोच रहे थे उनके पुत्र ने उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का मजाक बना दिया है, उनका अनादर किया है।
बस बोल कुछ नहीं रहे थे और उनकी पत्नी नियारा ने अपने पुत्र को कुछ भी नहीं कहा। उन्हें लगा था मानो उनको पत्नी नियारा की नीरज को मौन स्वीकृति थी। श्री रवि सोच रहे थे उनकी पत्नी उनसे सुबह की घटना पर कुछ बात जरूर करेगी और उन्हें नीरज की कही हुई बातें और किया हुआ तिरस्कार पर नीरज को समझाने का प्रयास किया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपितु उल्टा समझाने लगी। मानो नीरज ने ऐसा कुछ खास नहीं कहा, केवल मारुति कार खरीदने की बात ही तो कही। उन्हें उसे कार दिलाने की जल्दी करनी चाहिए। इतने बड़े ऑफिसर हों, उनका रुतबा है, पोजीशन है, बच्चों के लिए इतना भी नहीं। श्री रवि का मन कुछ अशांत होने लगा। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं। पत्नी नियारा जो श्री रवि की रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी, उन्हें ना बोलता देख कहने लगी, आज 7 बजे त्रिशा बेटी आ रही है। रात में सभी एक साथ डिनर करते हैं। आज बेटी भी आ रही थी तो वो सभी उसका इंतजार कर रहे थे। त्रिशा आ गई। सब कुछ देर इधर उधर की बात करते रहे और अब डिनर टेबल पर श्री रवि, नियारा, नीरज, त्रिशा चारों डिनर करने बैठ गए। फिर बातें होने लगी। त्रिशा, पापा, आप क्या नीरज को एक मारुति कार भी नहीं दिला सकते? कितने बड़े जज हो, नीरज एक कार ही तो मांग रहा है, आप भी हद करते हैं। नियारा, इनको तो बस रहने दो, आज तक ऐसे ही चला आ रहा है। नीरज ने भी पापा की ओर देखा। कहने को तो जज हैं, स्टैंडर्ड तो क्लर्क का भी इनसे ज्यादा होगा। हमें इन्होंने अब तक दिया ही क्या है? कार है सरकारी, बंगला सरकारी, रिटायरमेंट के बाद ये सब चला जाएगा। ये जो कार है जिसमें बड़े अकड़ से कोट जाते हैं, फिर चलो 11 नंबर से मकान खाली करो, रहो किराए की टपरी में, जज क्या फटीचर हो जाएंगे। नियारा पति की ओर देखकर बोली, बच्चे कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। श्री रवि का मन दुखी हो गया, बोले कुछ नहीं। पत्नी नियारा से कहा, बच्चे बड़े हो गए हैं, इन्हें अपने सच्चाई और ईमानदारी से विमुख और आपका उनको और अधिक प्रेरित करता देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मन विचलित होता है। खैर, इस विषय को यहीं रोकते हैं, फिर बात करेंगे। मैं इतना बता देता हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ। मुझे न्याय पथ पर ईमानदारी के साथ चलने के संकल्प से कोई हिला नहीं सकता, रोक नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। फिर बात करेंगे, ये समय सही नहीं है। और श्री रवि उठकर अपने स्टडी रूम में चले गए। कुछ देर बैठे सोचते रहे। थोड़ा पानी पिया और थोड़ी मुद्रा गंभीर हो गई। वो आज कोई फाइल नहीं पढ़ रहे थे, किसी केस के बारे में नहीं सोच रहे थे, पत्नी व बच्चों के व्यवहार पर भी नहीं। बस केवल ये सोचने लगे थे कि उनका अब तक जीवन परिचय क्या है। सुदूर, पिछड़े, नेशन देश के एक गांव के परिवार से वो किस किस परिस्थितियों से होते हुए आज यहाँ हैं। उनका जीवन चलचित्र उनके मन से होता हुआ मस्तिष्क में चलने लगा। वो ध्यान मग्न हो पश्चिमी अनुप्रदेश के एक सुंदर गांव में एक छोटे से जमींदार श्री अजीत सिंह के एक ही पुत्र श्री रवि बचान। गांव नदी के किनारे, पास का कस्बा भी 8 किलोमीटर दूर। गांव किसी दूसरे गांव, कस्बे और जिला मुख्यालय से केवल कच्चे रास्तों से जुड़ा हुआ था। नदी पर पुल नहीं था तो एक प्राइमरी पाठशाला और पोस्ट ऑफिस। गांव की गलियां कच्ची, ज्यादातर मकान कच्चे, कुछ लोगों के घर तो झोपड़ियों से बने थे। गांव की आबादी भी ज्यादा तो नहीं है, होगी 3-4 हजार। गांव में हिंदू, मुसलमान, नाई, धोबी, बनिया, ब्राह्मण, हरिजन, जोगी, कहार, बंजारा, लुहार, तेली, कुम्हार, बढ़ई सभी थे। छोटा सा गांव था, परंतु था शांत। छोटा सा देश कह लीजिए, जो नमक के अलावा आत्मनिर्भर कहा जा सकता था। एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे। गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजू इंटर फेल था। आधे से ज्यादा आबादी अनपढ़। गांव में प्राइमरी पाठशाला की तो अधिकतर बच्चे 5वीं पास या 5वीं फेल से ज्यादा नहीं। एक इंटर कॉलेज था कस्बे में, जो कि गांव से 8 किलोमीटर पड़ता था। बड़ी नदी थी, पुल नहीं था।
कुछ तो साधनों की कमी, कुछ अज्ञानता, पढ़ने लिखने में गांव फिसड्डी ही कहा जा सकता है। ऐसे गांव और ऐसे स्थिति में अच्छी बात ये थी कि गांव में सदाचार और भाईचारा था। गांव में छोटे बड़ों को रिश्तों से पुकारते और बड़े छोटे को प्यार से पुकारते। ताऊ जी, चाचा जी, बाऊ जी, भैया जी, बेटा, भतीजा आदि। माहौल गांव का सदा अच्छा ही रहने वाला था। एक दूसरे की जरूरतें आपस की सामाजिक संरचना में पूरी होती थी। खेती होती थी बैलों से। बस जमींदार अजीत सिंह के पास ट्रैक्टर था, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद गांव के अन्य किसानों को मामूली किराए पर मिल जाता था। कहने का मतलब गांव खुशहाल था, पर था पिछड़ा हुआ गांव। जहां श्री अजीत सिंह का बेटा श्री रवि का जन्म हुआ तो घर में बहुत बड़ा भंडारा किया गया। सबको बुलाया गया, ढोल नगाड़े बजे, महिलाओं ने गीत गाए, हवन हुआ और गरीबों में अनाज भी बांटा गया। जमींदार परिवार में बेटा जो हुआ था, अजीत सिंह के परिवार में पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। अजीत सिंह स्वयं अनपढ़ थे, उनकी पत्नी अनपढ़। बस पूरे घर में अजीत सिंह के भाई पोतवर 5वीं फेल तक पढ़े थे। घर में कहा जाता था, कोई नौकरी थोड़ी ही करना है, इतनी जमीन है, खेती करो कराओ, बस पैसे की कमी है। नहीं, सब कुछ तो है, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए काफी है। हिसाब किताब के लिए लाला जगरी प्रसाद वो है ही। गांव का हिसाब किताब चल रहा था, जैसा था वैसा ही। धीरे धीरे गांव में भी बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात होने लगी। श्री रवि बचान कुशाग्र बुद्धि बालक था। उसकी माँ रजनी थी तो अनपढ़, पर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, और इसमें उनके पति अजीत सिंह पूर्णतः साथ थे। रजनी, सुनो जी, हमें हमारे बेटे का दाखिला स्कूल में कराना होगा। अजीत सिंह, दाखिला कराते हैं। रजनी, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मैं चाहती हूँ श्री रवि खूब पढ़े। अजीत सिंह, जितना पढ़ेगा पढ़ाएंगे। रजनी, 16वीं पास कराएंगे। अजीत सिंह, ठीक है। रजनी, बड़ा अधिकारी बनाना है। अजीत सिंह, ठीक है भाई, किसी बात की कमी थोड़े है। रजनी, दाखिला आज ही करा दो। अजीत सिंह, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रजनी, बेटा श्री रवि अब तो स्कूल जाएगा। श्री रवि, हाँ माँ। अजीत सिंह, तू पढ़ेगा, हम तुझे खूब पढ़ाना चाहते हैं। श्री रवि, हाँ पिताजी, मैं खूब पढ़ाई करना चाहता हूँ। रजनी, तुझे तैयार करती हूँ स्कूल जाने के लिए। रजनी ने बहुत प्यार से श्री रवि को स्कूल जाने के लिए तैयार किया, नाश्ता कराया, और अजीत सिंह सोच रहे थे किसी करिंदे के साथ श्री रवि को भेजकर श्री रवि का दाखिला प्राइमरी पाठशाला में करवा दें। इतने में श्री रवि माँ के साथ अपने पिता अजीत के पास आकर बोला, श्री रवि, पिताजी चलो मैं तैयार हूँ। रजनी, हाँ जी, आप इसे लेकर स्कूल जाइए और इसका दाखिला कराइए। अजीत सिंह, शाबाश बेटा। श्री रवि, बहुत अच्छे लग रहे हो। श्री रवि, हाँ पिताजी, आज स्कूल में दाखिला जो लेना है। रजनी, बेटे को किसी कारिंदे के साथ नहीं भेजना। अजीत सिंह, क्यों? किसी कारिंदे के साथ जाने से दाखिला नहीं हो पाएगा। रजनी, बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है। श्री रवि, हाँ मैं पिताजी के साथ ही जाऊंगा। अजीत सिंह, क्यों बेटा, मुझे और भी काम है। रजनी, यह सबसे जरूरी काम नहीं है आपके लिए। अजीत सिंह, जरूरी भी है और खास भी है, पर रजनी शांत रही। श्री रवि, पिताजी आज मैं आपके साथ ही स्कूल जाऊंगा। अजीत सिंह बोले भी नहीं। श्री रवि को देख श्री रवि और रजनी एक साथ बोले, नहीं आज नहीं, आपको स्वयं श्री रवि को साथ लेकर स्कूल जाना है, दाखिला कराना है। आज उसके पढ़ने जाने की शुरुआत होगी। हमारे जीवन में ये एक खास अवसर होगा। आप स्वयं साथ जाओगे तो श्री रवि को इसका उत्साह दुगना होगा। इसके दिल में गर्व होगा, एहसास होगा कि मेरे पिताजी कितने अधिक प्रसन्न हैं,
मेरा दाखिला के लिए कितने उत्साहित हैं। उसके पहले दिन के लिए। ये कहकर रजनी शांत हो गई। श्री रवि ने पहले अपनी माँ की ओर देखा और उसके बाद पिताजी की ओर देखा और पिताजी की मौन स्वीकृति को देखा। अजीत सिंह श्री हरि को साथ लेकर स्कूल गए और वहां पहुंचने पर प्राइमरी पाठशाला के मुख्य अध्यापक शोभा राम गुप्ता जी ने उनका स्वागत किया। वो गांव के जमींदार ही नहीं, गणमान्य व्यक्ति थे। साथ में श्री रवि को देख शोभा राम जी ने अंदाजा लगा लिया था अजीत सिंह का आना उद्देश्यपूर्ण है। शायद श्री रवि की ओर देखकर सोचा वो अपने बेटे का पाठशाला में एडमिट कराने आए हैं। अजीत जी बोले, मास्टर जी, मेरा आपके पास आने का उद्देश्य मैं अपने बेटे श्री रवि का आपकी प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 1 में दाखिला कराना। अभी तक सब यही चाहते थे। हमारा परिवार बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं रखते, परंतु हमने अपने बेटे को उच्च कोटि की पढ़ाई करानी है। अभी तो ये यहाँ से कक्षा 5वीं तक कर लेगा, फिर हम इसे शहर भेजेंगे, पढ़ाएंगे जरूर, ताकि ये पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने। आप इसका दाखिला करा दीजिएगा। आज शोभा राम मुख्य अध्यापक ये सुनकर बहुत खुश थे कि गांव का जमींदार परिवार की विचारधारा बदली है। शिक्षा की ओर इनके देखा देखी पूरे गांव से अधिकतर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेंगे। उनके माँ बाप उन्हें भी स्कूल भेजेंगे। श्री रवि का कक्षा 1 में दाखिला हो गया। बच्चे के पहले दिन स्कूल का अजीत सिंह के परिवार में एक उत्सव के रूप में मनाया। श्री रवि स्कूल जाने लगा और समय बीतते देर नहीं लगती। श्री रवि ने गांव की प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 5 की। उसने 15 गांवों की प्राइमरी पाठशाला में उत्तीर्ण छात्रों में प्रथम स्थान से पास किया। श्री रवि के शिक्षा की नींव गांव की प्राइमरी पाठशाला से बनी। अब रजनी और अजीत के सम्मुख समस्या थी कि रवि का आगे की पढ़ाई कहाँ और कैसी कराएं। कस्बे में इंटर कॉलेज था, पर दूर, और गांव में लगभग 8 किलोमीटर। बहुत सोच समझकर उन्होंने ये फैसला कर लिया, श्री रवि शहर में रखकर पढ़ाना है। सौभाग्य ही कहें, उसी के भाई जो प्रदेशीय सर्विस में ओवरसीरियर थे, उनका ट्रांसफर इसी शहर में हो गया जहां श्री रवि को पढ़ाने का निश्चय किया गया था। रजनी के भाई रामहरि भी यही चाहते थे कि उनका भांजा शहर में उनके साथ रहकर पढ़ाई करे और उनके अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करे। इस प्रकार श्री रवि को शहर में मामा जी रामहरि के पास रखकर पढ़ाए। इस निर्णय से और अपने प्रिय मामा जी के पास रहकर वो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। प्रसन्न मन से उत्साहित श्री रवि शहर पहुंच गया, जहां रहकर उसे आगे का भविष्य तय करना था। श्री रवि का शहर के अच्छे इंटर कॉलेज में प्राइमरी पाठशाला से प्रथम स्थान से पास किया था। श्री रवि का एडमिशन कक्षा 6 सेक्शन ए में ABB इंटर कॉलेज में हो गया। श्री रवि के मामा श्री रामहरि ने श्री रवि से बात की। घर में उनके बच्चे भी थे। रामहरि, श्री रवि, तुमने 5वीं कक्षा प्रथम स्थान से पास की है। श्री रवि, हाँ मामा जी, 15 स्कूलों में प्रथम। राखी मामी, श्री रवि, ये शहर की पढ़ाई है, अब बहुत पढ़ना पड़ेगा। श्री रवि, हाँ मामी, मैं बहुत पढ़ूंगा। रामहरि, श्री रवि कुशाग्र बुद्धि वाला है, ये अपना स्थान क्लास में जल्दी बना लेगा। श्रवण, मामा का पुत्र, तुम्हें अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आती। श्री रवि, मैं सीख रहा हूँ। श्रवण, इतनी आसान नहीं है, ABCD भी नहीं आती तुम्हें। श्री रवि, मैं बहुत जल्दी सीख लूंगा। रामहरि, गांव की पाठशाला में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई। श्री रवि, हाँ मामा जी, पर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। राखी मामी, श्रवण सिखा देगा। श्रवण, पापा से सीख लेगा। श्री रवि, मैं सीख लूंगा, पढ़ भी लूंगा, किसी से पीछे नहीं रहूंगा। श्री रवि के मामा रामहरि उसे बहुत प्यार करते थे और मन से चाहते भी थे, मानते भी थे कि श्री रवि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान भी और अधिकारी भी बने। मामा जी का पहला पाठ था, बेटा श्री रवि, तुम जो बनना चाहते हो बन जाओगे, बस ईमानदारी और पूर्ण दृढ़ता के साथ करना। मुझे पूरा विश्वास है आगे की इस पढ़ाई में भी प्रथम स्थान पाने का मन से कुशाग्रता से प्रयास करोगे। बस ये थी उसके भविष्य की नींव से ऊपर की बिल्डिंग की शुरुआत।
अपने गांव की सरकारी प्राइमरी पाठशाला से कक्षा 5 पास करके श्री रवि का एबीबी इंटर कॉलेज में कक्षा 6 में एडमिशन हो गया। मिला था सेक्शन ए। कक्षा 6 में हुआ ये कि लगभग 1 महीने पढ़ने के बाद श्री रवि को 7-8 दिन बीमार रहने के कारण छुट्टी लेनी पड़ी और जब वो वापस स्कूल ज्वाइन किया तो उसे कक्षा 6 सेक्शन ए से कक्षा 6 सेक्शन सी में ट्रांसफर कर दिया गया है। पता चला वो बहुत ही नाराज भी हुआ, दुखी भी हुआ और कॉलेज के प्रिंसिपल शर्मा जी से शिकायत करने लगा। जब वो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा, वहां पर गणित के अध्यापक श्री भूषण गुप्ता जी भी बैठे थे। उसे बाद में पता चला कि कक्षा 6 सेक्शन सी को बीज गणित पढ़ाते हैं। उसने प्रिंसिपल सर से कहा, सर मेरा एडमिशन कक्षा 6 सेक्शन ए में हुआ था, मैं सीक लीव पर था। जब आज मैं क्लास में पहुंचा, मुझे कहा गया कि मेरा सेक्शन ए से बदल कर सी कर दिया गया है, वो भी बिना मुझे बताए। मुझे कक्षा 6 सेक्शन ए ही चाहिए, मैं सेक्शन सी क्यों जाऊं? प्रिंसिपल ने श्री रवि से पूछा, सेक्शन सी भी तो इसी कॉलेज में है, उसमें पढ़ने से क्या कमी रह जाएगी? रवि ने कहा, जैसा मैं समझता हूँ सेक्शन ए में सभी छात्र उत्तम और सेक्शन सी में नहीं। जब मुझे सेक्शन ए में दाखिला मिला था तो चेंज क्यों किया गया? मुझे मेरा टीसी दे दीजिए, मैं दूसरे इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। प्रिंसिपल साहब ने सेक्शन ए के क्लास टीचर से कहा, इनका सेक्शन क्यों बदला गया? उसने प्रिंसिपल साहब से कहा, ये लंबी छुट्टी पर थे, अतः ऐसा हो गया। मैंने प्रतिवाद किया। कक्षा 6 सेक्शन ए के क्लास टीचर का मुंह उतरा सा लगा। श्री रवि ने प्रिंसिपल से फिर कहा, मेरा सेक्शन ए से सी बदलना, वो भी बिना बताए, गलत ही नहीं असंगति है। प्रिंसिपल साहब अनुभवी थे, निष्पक्ष थे, श्री रवि के तर्क से सहमत थे, पर अपने ही अध्यापक को कुछ कहना नहीं चाहते थे। जो अध्यापक भूषण गुप्ता पहले से ही वहां थे, जिन्होंने श्री रवि को बीज गणित पढ़ाया। देखो श्री रवि, तुम एक मेधावी छात्र हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती भी नहीं है, पर ये तो हो गया सो हो गया। तुम सेक्शन सी में जाओ, अच्छे से मन लगाकर पढ़ो और साबित करो। क्लास में सेक्शन ही क्या, सारी क्लास सारे सेक्शन में प्रथम आकर दिखाओ। श्री रवि को उन तीनों प्रिंसिपल, भूषण गुप्ता, कक्षा 6 सेक्शन ए के अध्यापक सभी ने समझाया और श्री रवि को क्लास 6 सेक्शन सी में जाने के लिए मना लिया। श्री रवि ये कहकर सेक्शन ए से क्या, सभी सेक्शन से अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाऊंगा। श्री रवि ने जब सेक्शन सी में जाकर अटेंडेंस लगवाई तो सभी छात्र उसे देखकर हंसने लगे। श्री रवि क्लास में सबसे पिछली बेंच पर जाकर बैठ गया। बुरा लगा, परंतु शांत रहा। एक ही महीने में सेक्शन सी का नंबर 1 मेधावी छात्र बन गया। सभी विषयों में हाजिर जवाब। छमाही परीक्षा में सेक्शन सी में प्रथम और सभी सेक्शंस में द्वितीय। श्री रवि को गर्व हुआ। अब सालाना परीक्षा में सभी स्टूडेंट्स के सभा में क्लास वाइज रिजल्ट बताया गया। श्री रवि ने सेक्शन ए से सेक्शन सी, तीनों सेक्शन कक्षा 6 में पूरी विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रिंसिपल ने श्री रवि को अपने पास बुलाया और सबके सामने संबोधित करते हुए श्री रवि को बहुत शाबाशी दी। कहा, प्रिंसिपल, श्री रवि, तुम कक्षा 6 में प्रथम स्थान पास किए हैं। हाँ सर। प्रिंसिपल, कौन सा सेक्शन? सेक्शन सी। भूषण शर्मा, क्या तुम्हें सेक्शन ए से सेक्शन सी जाना अच्छा रहा? श्री रवि, सर, ए से सी में जाना अब अच्छा रहा, पहले पहले अच्छा नहीं लगा था। कक्षा 6 ए अध्यापक, मेरा अच्छा स्टूडेंट का सेक्शन बदलना मेरे लिए ठीक नहीं रहा। भूषण शर्मा, क्रेडिट श्री रवि को है। प्रिंसिपल ने सभी के सामने श्री रवि के सारे स्टूडेंट्स के सभी कक्षाओं का श्री रवि की स्टोरी कक्षा 6 सेक्शन ए में दाखिला बिना बताए उसे कक्षा 6 ए से कक्षा 6 सेक्शन सी में बदलना, श्री रवि का इस कृति का विरोध करना, उसके तर्क वितर्क और फिर उसका प्रधानाचार्य की बात मानते हुए कक्षा 6 ए से कक्षा 6 सी में बदला, सब स्वीकार कर लेना। फिर कक्षा 6 सी में अपनी योग्यता का लोहा मनवा लेना, छमाई में पूरे सेक्शन सी में प्रथम आ जाना
और अंततः पूरी कक्षा 6 में तीनों सेक्शन मिलाकर प्रथम स्थान पाने की, लगन से पढ़ाई करने की विस्तार से सुनाया। श्री रवि की बहुत तारीफ हुई। कक्षा 6 ही नहीं, अन्य कक्षाओं के अध्यापकों, हेडमास्टर और सभी ने मिलकर कुछ न कुछ अच्छा ही अच्छा, जितना जानते थे, कहा। सुनकर श्री रवि का मन प्रसन्न हुआ। अन्य कक्षाओं और उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने श्री रवि की ओर आदर और प्यार से देखा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।